नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है 4 अक्टूबर 2020 को एग्जामिनेशन हुआ। तो आज हम लोग पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इस पेपर पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि जो मेरा क्लास है इससे पहले नंबर सिस्टम हो, चाहे एवरेज का चैप्टर हो या एलसीएम एचसीएफ हो, इन सभी चैप्टर्स से जो मैंने कराया था क्लास उससे लगभग 10-12 क्वेश्चन आए हैं। तो साथ साथ मैं रेफरेंस भी देता रहूँगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो आप लोग अभी बने रहें और क्वेश्चन पर ध्यान दें कि ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ट्रिक टाइप के क्वेश्चन थे, ट्रिक बेसिस पर हम बना सकते थे वैसे क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला यानी कि जो यूपीएससी का जो पेपर है, यहाँ पर सेट ए पेपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट ए, ये ए है। सेट ए वाले पेपर में 7वें नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसमें कितने शून्य हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितने शून्य हैं। क्वेश्चन है, देखिए इसमें 10, 20, 30, 40, 50 और 60, अगर इन संख्याओं को लिए तो सब पर जीरो है, यानी कि 6 संख्या ऐसा है जिसमें जीरो आएगा, ठीक है। और जीरो आने के लिए हमें 5 गुना 2 होना जरूरी है। तो 5 इसमें देखिए कि 25 दिख रहा होगा आपको कि 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 5 और 15 भी है, यानी 5 की संख्या बहुत ज्यादा है। अब हमें 2 की संख्या खोजना है। अब 2 यहां पर देखिए 40 में इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10, 40 में 4 जो हो गया इसको लिखेंगे 2 गुना 2, यानी 2 की संख्या यहां पर होती है 2। और आगे 20 है एक, इस 20 में से आप देखिए कि 2 गुना 10 लिख सकते हैं 20 को, तो इसमें भी एक 2 आ रहा है। तो एक तरह से कितना 2 हो गया, 3 2 हो गया, ठीक है, 3 2 हो रहा है। अब उसके बाद आगे जो एक है 60 वाले में भी देखेंगे कि इसको 6 × 10, 6 में भी तो 2 है, यानी कुल मिलाकर यहाँ 4 बार 2 है। 5 की संख्या तो 5-6 बार ऑलरेडी है, तो 2 जितनी बार आएगा उतनी बार जीरो और आ जाएगा। तो पहली बार में 6 था, उसके बाद 4 और आ गए, तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर 10 जीरो हो गए। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी ए जो होगा 10, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है। एक्स वाई जेड जो है वो 3 अंकों की संख्या है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि 3 का गुणांक नहीं है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 का गुणांक नहीं है, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, मतलब इसी को एक तरह से वाई जेड एक्स या फिर इसके बाद एक्स जेड वाई ऐसे कर लेते हैं। इन सबको अगर आपस में प्लस कर लें, क्वेश्चन यही है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि अगर प्लस कर लें तो यह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए प्लस कर लेने के बाद इन सभी में हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकल रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह से यह लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड। इन सभी में अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम कॉमन कर लें तो यह निकलता है 111, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं ये 111 का मतलब ये हो गया कि 3 × 37 जो होता है, 3 × 37 यह 111 होता है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि 3 से विभाज्य नहीं है, जो कि गलत है, 3 से विभाज्य होगा। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन बोलता है कि 37 से नहीं है, 37 से भी होगा। और चौथा ऑप्शन में एक्स वाई जेड यहाँ जब कॉमन है तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 9, यानी कि वह 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 8वें क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं कि p माइनस 216 इज इक्वल टू q प्लस 217, उसी तरह से r माइनस 218 इज इक्वल टू आगे लिखा s प्लस 219। इसमें से प्राकृत संख्या यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहा है। अब यहां देखिए बड़ा संख्या, तो r में से अगर हम 2018 माइनस कर लें तो ये बराबर होता है q में अगर 2017 और s में 2019 अगर प्लस करें तो बराबर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि r बड़ा हो जाएगा q से, और ये r जो है ये बड़ा हो जाएगा s से भी, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या करने के बाद
और इन दोनों संख्या में बहुत बड़ी संख्या यानी इसके आसपास वाली संख्या प्लस करने के बाद बराबर हुआ, इसका मतलब r बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर। अब बचा हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। अब देखिए यहाँ पर कि p माइनस 216 इज इक्वल टू r माइनस 218 हो जाएगा, बराबर है भी। अब यहाँ देखिए इसमें 2 ज्यादा माइनस कर रहा है, मतलब इसमें 2016 माइनस हो रहा है, इसमें 2018 माइनस हो रहा है, मतलब इसमें 2 ज्यादा माइनस कर दे रहा है p की अपेक्षा, तब बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा है तभी ये बराबर हो रहा है। तो इस तरह से, या मान लीजिए दोनों में अगर हम 2018 प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2018 प्लस कर दे तो ये 2 हो जाएगा, और ये r, यानी r जो है वो तभी बराबर होता है p प्लस 2 से जब इसमें 2 प्लस कर दे। इसका मतलब r बड़ा हो जाएगा p से, तो r भी ग्रेटर देन हो जाएगा p। तो इस तरह से r यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि q, s और p तीनों से यह बड़ी संख्या है। क्लियर। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगली बार है 5वां, मतलब 10वीं नंबर क्वेश्चन। 5 अंकों की संख्या है, अभाज्य संख्या बोल रहा है इसमें कि 1 2 3 4 5 है। चलिए यहां लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 5। इसमें बोल रहा है कि इन पांचों संख्या को बिना पुनरावृत्ति किए हुए कितने ऐसे संख्या बनाई जा सकती है जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो खुद से डिविजिबल हो या फिर वह 1 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस संख्या को आपस में पहले प्लस करके देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ही इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 5 15, यानी यह 15 आ जाएगा प्लस। जैसे ही 15 आ जाएगा इसका मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है 15। इसका मतलब ये हुआ कि इन पांचों संख्या से आप चाहे कैसा भी संख्या बना लीजिए, अभाज्य संख्या नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर ये प्लस करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। आ रहा है समझ में? जैसे ही यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा इसका मतलब वह रूल ब्रेक हो गया, यानी कि वह 1 से या खुद से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी होगा, तो प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए यानी कि 0, मतलब एक भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, दिखने में बहुत टफ था लेकिन बहुत ही इजी था। इस क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर सिस्टम में, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें 8वीं नंबर जो मैंने बताया, या 7वीं नंबर या 9वीं नंबर, ये चारों क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा चुका हूं इस टाइप का। भले न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज है लेकिन ये मैंने वीडियो में करवाया है इससे पहले, रेफरेंस देख लीजिएगा। चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है, जो ब्लैंक है उसको मैं x के रूप में लिख देता हूं। तो इसमें लिखा हुआ है x प्लस ये है 10x, उसके बाद है प्लस 5x, उसके बाद है डबल x, इसको मैं गोल गोल में लिख दे रहा हूं, उसके बाद है प्लस x1, और ये बराबर दे दिया है 100, मतलब 1xx। इसमें कौन सा संख्या को दर्शाता है? देखिए इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड करना है आपको, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 रख देता हूं मैं, तो इसको लिख देता हूं 3 और 1 और 3, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 31। मैंने 3 ही क्यों किया? क्योंकि 3 यहाँ दिखने से 53 और 31 है, ये 100 के आसपास में जा रहा था। 2 रखने से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि ये 52 हो जाता तो ये 21 हो जाता। ठीक है, तो 133 में से 33 माइनस कर लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए माइनस नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, 33 को अभी रहने देते हैं। अभी 53 और 31 दोनों मिलकर कितना हो जाता है? 84, 84 और 3 मिलकर के होता है 87, 87 और 13 मिलकर के होता है 100, और उसमें 33 अगर प्लस कर दे तो 133, 133, तो मैच कर गया। इस तरह से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है नेक्स्ट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, ये मैं बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 12वीं नंबर, ये भी मैंने डिस्कस किया है एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आपके पास 2 सीधी मतलब एक तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन है 7.5 फीट, 7.5 फीट, उसके बाद है एक है 3.25, इसके बाद है 3.25। अब इसमें बोल रहा है कि यह कितनी लंबाई का, मतलब कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। तो जैसे ही कम से कम या एटलीस्ट की बारे में बात करें तो इसका हम HCF निकालते हैं, यानी महत्तम समावर्तक निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं बता चुका हूं एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। तो देखिए ये 25 से डिविजिबल है, इसको लिख सकते हैं पॉइंट, मतलब एक तरह से डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो चलिए 2 डिजिट यहां कर देते हैं, यहां भी है, ठीक है। तो अगर इसको हम
0.525 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? देखिए 25 × 75 यानी कि 25.25 और मल्टीप्लाई 30। अगर इसमें हम 25 से डिवाइड करें तो 25 इकाई 25, 25 से 175, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी कि 17 गुना 25, डिसिमल को भूल जाइए, डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डिसिमल के बाद दो डिजिट है, तो आंसर भी आएगा कि डिसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 17 गुना 0.25 हो रहा है और यहां भी इसी तरह से हो रहा है। आ रहा है समझ में? 25 इसमें एक तरफ से कर लेते हैं, 4 का 16, ठीक है, 25 इकाई 25 हो गया और 7 25 × 75 13 हो जाएगा ये। तो 13 भी तो प्राइम नंबर ही है। तो अब देखिए यहाँ पर 0.25, यहाँ पर भी 0.25, मतलब दोनों में कॉमन कितना है? 0.25, यानी मिनिमम ऐसा संख्या जो हो जाएगा 0.25, इसी से हम नाप सकते हैं कम से कम संख्या। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है ये बी में है 0.25। तो 12वीं क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मतलब 0.25। ये हमारा आंसर है। मतलब दोनों का HCF निकाल लीजिए। HCF निकालना यानी महत्तम समर्थक निकालना बहुत ही आसान है। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स जैसा दिखता है लेकिन इसमें रीजनिंग स्टाइल भी है। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है? देखिए क्वेश्चन लिखी गया है कि 14 है, 18 है, उसके बाद है 20, 24, उसके बाद है 30 और 32, ये दिया गया। उसके अगली संख्या के बारे में डिस्कस कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अगली संख्या होगी? ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वही हुआ कि जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो देखिए इसका पैटर्न समझिए, इसका है 13 + 1, मतलब 13 अभाज्य संख्या, उसमें 1 प्लस कर दिया। 13 का जो अगला प्राइम नंबर है वो होता है 17, तो 17 + 1 कर दिया तो 18। अच्छा, 17 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 19। 19 में 1, मतलब लगातार प्राइम संख्या आपको लिखना है और उसमें 1 प्लस करके दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से 19 का अगला प्राइम नंबर होता है 23, तो ये हो गया 23 + 1। इसी तरह तो होता है 29 + 1 यानी 30। 32 के बारे में लिख सकते हैं 31 + 1। अब ये हमें सोचना है, पैटर्न मिल गया कि 31 से आगे, जस्ट आगे कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है? तो 32, 33, 34, 35, 35 नहीं होगा, 37 होगा, 37। तो इसका मतलब उसमें 1 प्लस करके करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो 37 + 1 यानी कि 38 जो होगा, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब ऑप्शन सी, यहाँ पर 38 जो है ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 13 में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन था, पैटर्न बस आपको देख लेना था। इसमें लगातार जो अभाज्य संख्या थी उसमें बस +1 करके लिखा गया था। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अब 14 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक पुस्तिका है जिसमें कुछ सामान्य पेज है और 1 से शुरू किया गया है, उसमें कुछ पेज जो है, एक ही पेज जो है वो फट गया है। फटने के बाद बचे जो संख्या है पृष्ठ पर, उस सब का जो प्लस करते हैं उसका प्लस है 195, ठीक है। इसका नंबर है, सम है 195। तो बोल रहा है कि फटे हुए संख्या कौन सी होगी, यानी फटे हुए पन्ने पर कौन सी संख्या थी, ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी लगातार संख्या अगर सम करने की बात करें, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 से लेकर के n तक अगर सम करने की बात करें तो इसकी संख्या होती है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है, इसकी भी चर्चा मैंने नंबर सिस्टम में किया है, ठीक है। और इससे पहले जो बता रहा था वो भी नंबर सिस्टम में किया था। अभी तक वो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है जो मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, आप रेफरेंस दे सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर n का रखेंगे कि लगभग 195 के आसपास जाए। फट गया, इसका मतलब इससे ज्यादा जाए, ठीक है, तभी तो घटने के बाद इतना आया। तो अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे कि n का क्या वैल्यू रखें। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए 15 इसका वैल्यू रखते हैं तो ये n + 1 16 हो जाएगा। 16 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8, 15 × 120, काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि और ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं। 15 से काम नहीं चला तो n का वैल्यू राउंड फिगर में रखते हैं। अगर जैसे 20 रख दिया तो n + 1 का मतलब होता है 21 और बाई में 2 से ये अगर कटता है तो ये होता है 10, मतलब 210। मतलब ये 210 ये 195 के आसपास है ना, मतलब 195 से जस्ट बड़ा ऐसा हम लोग खोजेंगे, क्योंकि ये सम का ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही यह 210 आया, इसका मतलब नियरेस्ट वैल्यू यही है, 19 से काम नहीं चलेगा। अगर यह 19 होगा तो यह 20 हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं,
कि अगर यह 19 होता तो ये 20 लिख देते और बाई 2 तो ये 10 होने पर यह 190 हो जाता, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है 195, मतलब घट गया। तो हमें लेना है 210। अब 210 में से 195 को माइनस कर लीजिए। 210 में से 195 माइनस होता है तो क्या होगा 15, मतलब 15। तो अब हमें इसमें ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसको प्लस करने पर आपस में 15 आता हो, 15। तो आप देखिए 5 और 6, 6 5 11 नहीं होगा, 7 और 8, 8 7 15 मिल गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तीसरा देखिए 9 + 10 19 हो जाएगा और 11 12 मिलकर के 23 होगा, तो ये सब होगा नहीं, मतलब ऑप्शन बी जो होगा 7 8 वाला ये हमारा करेक्ट आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, तो आप इसको आराम से बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आप देखेंगे, ये एक तरह से रीजनिंग स्टाइल का क्वेश्चन है। रीजनिंग स्टाइल में आप देखिए इसमें बनाएंगे कैसे, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन ए बी लिखा गया है, उसके बाद ए बी डैश करके फिर बी लिख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर डैश लिख करके बी सी डी लिख दिया, बी सी बी है, यह बी सी बी है, उसके बाद डी सी लिख दिया और डी सी लिखने के बाद डी सी फिर है डी सी और डी सी, उसके बाद है डी ई डी डैश डी। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। ध्यान दीजिए कि यहां पर डी सी है, मतलब ये सी डी इसको मान लीजिए, सी डी, तो अगला यहां भी सी होगा तो 3 बार सी डी हो जाएगा, ठीक है, सी डी अगर सी यहां बैठाते हैं तो, और ये ईडी है तो यहां ई होना चाहिए, तो 2 बार ईडी फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक पैटर्न है कि ये 3 बार, यानी कि सी डी छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, मतलब सी के बाद डी होता है और यहाँ डी से बाद ई होता है, तो ई को पहले 2 बार लिख दिया। तो इस तरह से लास्ट में जो ई होगा वो ऑप्शन होगा, तो 3 ऑप्शन में है बी सी डी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब यहाँ अगर सी आ रहा है तो सेकेंड लास्ट से किस में सी है, इसमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी में सी दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर पहले हिसाब से अगर ट्रिकी बेस पे मारे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर चेक कर लेते हैं आगे कि अगर ऑप्शन सी का आगे का कुछ वैल्यू रखते हैं जैसे ए और सी, तो यहाँ अगर ए वैल्यू रख दे, यहाँ सी वैल्यू रख दे, तब पैटर्न क्या बनता है, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ये हो गया ए बी, ये भी हो गया ए बी, ये भी हो गया, 3 बार ए बी हो गया, तो उसी तरह से सी डी 3 बार हो गया, मैच कर रहा है। उसी तरह से अब सी बी मतलब क्या हुआ कि ए के बाद बी था तो यहाँ सी के बाद एक तरह से डी था लगातार, और उसी तरह से यहाँ बी से बाद सी आता है लेकिन सी को पहले लिख दिया, इसी तरह डी के बाद ई आता है तो ई को पहले लिख दिया, और वो भी 2 बार आए, तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे, एकदम लॉजिक पर मारना था ये क्वेश्चन। और जैसे ही लास्ट में ई आ गया तो 3 ऑप्शन होगा और सेकेंड लास्ट सी होगा, तो डेफिनेटली सी में ऑप्शन है, मतलब बी और डी को आप इग्नोर कर सकते थे। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये भी नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम में देखिए 16 में क्या लिखा कि A3, यहां लिखा कि A3 BC है और DE, ये लिखा DE 2F लिखा गया कि 4 अंकों की संख्याएं हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें से प्रत्येक जो मतलब ABCDEF जो है वो 3 से बड़ी संख्या है और उनका योग बोल रहा है 15,902, इनका योग बोल रहा है 15,902। तो इनमें से कौन ए और डी के बीच मानों का अंतर क्या है ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे कैसे इसको फिट कर सकते हैं, नंबर्स कैसे फिट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 2 लास्ट में है, तो किस दोनों को आपस में प्लस करेंगे कि 2 आ जाए, और अगला दोनों को प्लस करें तो ये 0 आ जाए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 3 से बड़ी संख्या लेते हैं, तो 3 से बड़ी संख्या क्या लेंगे, या तो 7 5 12 हो सकता है या 8 4 12 हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें 0 भी लाना है, इसका मतलब 10 आगे होना जरूरी है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर 8 लिख देते हैं, नीचे 4 लिख देते हैं, तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, और 8 4 12 2 एक कैरी, यानी कि 1 प्लस कर देंगे 2 में तो 3 हो गया, तो 3 यहाँ 7 हो जाएगा, तो 3 और 7 मिलकर के हो जाएगा 10, जो कि 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1। अब 1 आ गया, यहाँ आ रहा है 9, ठीक है, 9 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 9 में 9 तभी आया कुछ प्लस करने के बाद, तो 1 जो कैरी आया था वो 9 में 9 आया है उसके बाद, तो उसे इसका मतलब हुआ कि 8 इन दोनों का प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 1 का 5 लिख दे, 1 का 3 कर दे, तो 5 और 3 8,
और इसका एक जो कैरी ले लिए तो वो मिल करके हो गया 1, यानी ये हो गया 9, तो 9 से 2 हो गया। अब बच रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या, एक बच रहा है 9 और एक बच रहा है 6। इसके बाद तो कोई संख्या नहीं बच रहा है, सारा हो गया। और ये जो ही मैंने दिया है यहाँ पर, ये सब, या यहाँ पर पहले से 3 लिखा है, ये 3 लिखा है तो इसको 5 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इसको 3 लिखा है तो इसको 5 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब देखिए ये दोनों पहले से दिया हुआ था, तो अब ये 15 मैच कर गया। तो हमारे पास यहाँ ये 9 जो है वो A की जगह है और 6 जो है वो D की जगह है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि A और D के बीच का मान क्या है, अंतर क्या है। तो 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 6, तो ये आंसर हो जाएगा 3। तो 3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये थोड़ा सा दिमाग का कसरत कराने वाला जरूर था, लेकिन इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, अब 17 नंबर पे चलते हैं। ये रीजनिंग स्टाइल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, S1 और S2 दो स्टेटमेंट है। S1 में लिखा कि 51 पृष्ठों की एक पुस्तक है किसी भी पृष्ठ पर, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 51 को पृष्ठ, 51 पृष्ठ है इसमें, 51। अब इसमें बोल रहा है कि किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। 51 पृष्ठ है और 2 से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब 2 तो होगा, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद S2 यह बोल रहा है, ये S1 के बारे में बात कर रहा है, और S2 यह कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। कम से कम एक तो होगा, अब 2 होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन कम से कम एक तो है। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट 1 काफी है या 2 काफी है, इसके हिसाब से आंसर है। तो आप देखिए, पहली वाले में बोला है कि कम से कम 2 रेखा चित्र तो है ही, तो 51 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाता है 102, मतलब 100 से ज्यादा तो पृष्ठ होगा। इसका मतलब इसका आंसर देने के लिए S1 तो है, S1 जरूरी है, यानी S1 स्टेटमेंट जरूरी है यहाँ पर। अब S2 पर बात करते हैं। S2 में बोला कि कम से कम एक रेखा चित्र तो जरूर है, मतलब 51 इसमें तो होगा ही होगा, कम से कम है तो प्रत्येक पृष्ठ पर एक एक रेखा चित्र होगा। तो 51 यानी 51 तो होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना ये हमें पता नहीं है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 100 से अधिक रेखा चित्र है कि नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट से हमें कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि 51 के बाद वो 100 से ऊपर कैसे जाएगा। तो इस तरह से S2 जो है यहाँ पर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब S1 यहाँ पर अकेला जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी में यहाँ लिख रहा है अकेला S1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि अकेला S1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, S1 से ही आंसर निकलेगा, S2 से नहीं निकलेगा, अकेला ही पर्याप्त है S1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एवरेज का। इस तरह का क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया है पहले भी, तो उसका वीडियो आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि अंग्रेजी में मध्य प्राप्तांक और हिंदी में मध्य प्राप्तांक लिखा है। देखिए यहाँ गर्ल है और यह बॉय है, मैं बनाने का बता देता हूँ कैसे। गर्ल्स का जो प्राप्तांक है वो है 9 और बॉयज का है 8 और कुल प्राप्तांक जो है वो है 8.8। तो इन दोनों का हम संख्या का अनुपात सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 9 में से अगर 8.8 माइनस करेंगे तो ये होगा 0.2। उसी तरह से 8.8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0.8। अब दोनों में कॉमन जो है तो पॉइंट वाला हटा देते हैं, 2 कॉमन कर देंगे तो यह 4 और 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 4:1 यहाँ पर दोनों की संख्या का अनुपात हो गया। अब आगे दोनों के बारे में जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। हमें फिलहाल 1 और अनुपात 4 के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए हिंदी माध्यम के बारे में, हिंदी के प्राप्तांक के बारे में बोला कि लड़कियों का है 8, तो चलिए यहाँ 8 लिख लीजिए, और लड़के का बोल रहा है 7, तो चलिए यहाँ 7 लिख लीजिए। और पूछ रहा है कि टोटल, यानी टोटल कितना है हमें नहीं पता, तो चलिए यहाँ x लिख लीजिए। सेम प्रोसेस, दोनों में से किसी को भी माइनस कर लीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो मान के चलते यहाँ पर कि 8 में से x को माइनस कर लीजिए, तो चलिए लिख देते हैं 8 माइनस x। तो जब 8 में से x माइनस हुआ तो अगली बार x में से 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये 4:1 के रूप में होगा। ये दोनों जो होगा ये 4:1, क्योंकि इससे पहले जो बना रहे थे हम लोग 4:1 आया,
तो अब 4 जो एक जो इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 7 और ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 32 और माइनस 4x। 4x अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और 32 जब चला जाएगा 7 माइनस जो है अगली बार 32 में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39। तो देयरफॉर x का वैल्यू अगर 39 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 39 दूना 78 यानी 7.8। तो 7.8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये मैंने समझा के ऐसा बताया है, लेकिन ये अगर आपको पकड़ है तो बहुत जल्दी बना लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो होगा 7.8 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परिवार में 2 पीढ़ी है और 6 सदस्य हैं। PQRSTU ये 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं। उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित हैं, और अविवाहित जो है वो सहोदर है, मतलब कि एक तरह से दोनों सिबलिंग्स हैं। अब U बोल रहा है कि P की पुत्री है, P की पुत्री है, तो पुत्री है यानी कि अगर फीमेल होगा तो माइनस कर देंगे और मेल होगा तो प्लस करेंगे, और पुत्री है तो नीचे की तरफ ऐसे लिख दीजिए ताकि डिफाइन पता चले कि कौन किसकी पुत्री है। ठीक है, तो U बोल रहा है कि P की पुत्री है तो P ऊपर लिख दिया। आगे बोल रहा है Q R की सास है, तो Q जो है वो R की सास है, सास है मतलब Q सास है, तो ये माइनस कर देते हैं क्योंकि ये फीमेल है। आगे बोल रहा है कि T अविवाहित है, चलिए T अविवाहित है मतलब इससे शादी किसी का नहीं हुआ, और ये पुरुष है, इसका मतलब इसको प्लस कर देते हैं। फिर आगे लिखा S पुरुष है, यानी S जो है वो भी पुरुष है। अब यहां ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। अगर यह सास है तो ये मतलब R की सास है, तो इसका मतलब इससे बड़े यानी कि इससे कोई ना कोई पुरुष शादी किया होगा, और यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस ऑलरेडी है, ये अविवाहित है और ये पुरुष है। ठीक है, और ये P की एक बेटी भी है, तो इसका मतलब है ये बुजुर्ग आदमी होगा P, तो इसका मतलब यही प्लस होगा। आगे समझ में, कुछ सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 3 बार प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब 3 माइनस होगा, यानी कि स्त्रीलिंग होगा, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये इसकी जो है सास है, ये जो है ये सास है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों आपस में शादी माइनस माइनस तो कर नहीं सकता, ये अविवाहित है और ये दोनों आपस में शादी किया होगा, तभी इन दोनों का ऐसा रिलेशन ये सास वाला और ये बेटी वाला आया, तो इसका मतलब R जो है वो S से शादी किया होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से ऑप्शन बी में बोल रहा है कि R S की पत्नी है, मतलब R जो है वो S की पत्नी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो होगा 19वां नंबर क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन लॉजिकली हम लोग बनाएंगे। यूपीएससी में ऐसे ही लॉजिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इसको 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मतलब काम तो करवाएगा, मतलब क्वेश्चन आपको एक तरह से बनवाएगा जल्दी जल्दी में कि कैसे ये बनेगा, और टफनेस भी थोड़ा रहेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है अब 20वां नंबर क्वेश्चन कि किसी विशेष वर्ष में कोई एक स्पेशल ईयर है जिसमें 12 जनवरी को रविवार है। 12 जनवरी मतलब ये जनवरी है, यानी कि 12-1, अब उसके बाद कोई भी साल हो सकता है, नहीं पता कौन सा साल है, और ये बोल रहा है रविवार है, यानी कि संडे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 15 जुलाई, 15 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई, मतलब जुलाई तक हमें जाना है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिए 12 में कितना प्लस करेंगे कि ये महीना कंप्लीट कर जाएगा, तो एक तरह से ये हो जाएगा 19 दिन और होगा तो 31 का महीना होता है। कुछ देर के लिए इसमें लीप ईयर के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसमें लीप ईयर पहले ले लेते हैं। लीप ईयर होगा तो फरवरी में 29 दिन का हमें मानना पड़ेगा। तो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च में 31 दिन होता है, मार्च हो गया, अप्रैल, मई में 31 हो गया। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 30 दिन होता है। अच्छा, जुलाई जो है वो 12 या 15 के रूप में हमें लेना है आगे। ठीक है, तो ये बाद में लेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं हम लोग। तो 29 और 31 मिलकर के हो जाता है 60, और ये दोनों मिलकर के हो गया 61, तो 60 120, यानी ये सब का होगा 121। 121 में अगर 19 जोड़ दें तो ये होता है 140, 140 में 30 जोड़ दें तो ये हो जाता है 170। अब 12 और 15 पे आता है, तो पहले 12 प्लस करके देखते हैं। अगर हम 12 प्लस कर दें इसमें तो यह हो जाता है 182। पहले इसको चेक कर लेते हैं, 12 वाला भी दो ऑप्शन दिया है। तो इसमें आपको पता है कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, प्रत्येक 7 दिन पर वो दिन रिपीट होता है, तो यानी इसको पहले हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि यह पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए 7 से अगर हम
182 को अगर डिवाइड करते हैं तो याद होगा 75 से तो 125 से तो 175 कट जाएगा, या मान लीजिए 7 दूना 14 और ये आ जाता है 4, कट गया, बिल्कुल कट गया, पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब 7 से यह पूरी तरह डिविजिबल है। इसका यह मतलब हुआ कि 12 जो आया यानी यह 12 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। और ये लीप ईयर लेने पर यानी 29 तारीख जो हमने फरवरी में ले लिया ये लीप ईयर है, तो 12 जुलाई को वही दिन होगा जो 12 जनवरी को था संडे। तो इस तरह से 12 जुलाई को रविवार होगा यदि यह अधिवर्ष है, ठीक है, ये सी ऑप्शन में कह रहा है। और डी ऑप्शन कहता है कि 12 जुलाई रविवार नहीं होगा यदि यह अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष तो लिया है हमने, लेकिन 12 जुलाई को यहाँ पर रविवार यानी संडे होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डेट वाले में ऐसे ही सावधानी से बनाना है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाता है। एसएससी एग्जामिनेशन ये नहीं है जिसमें 4 मतलब 0.25 यहाँ पर नेगेटिव होता है, ये आईएएस एग्जाम है, इसलिए इसमें बहुत केयरफुल होकर के बनाना पड़ता है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रुप ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेट ए पेपर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि 4 संख्या PQRS है, उसके बीच में रिलेशन दिया गया S1 और S2 के रूप में, S1 और S2 के रूप में। क्वेश्चन में यह S1 में बोल रहा है कि R P और Q से बड़ा है, मतलब R जो है वो ग्रेटर देन P है या R जो है वो ग्रेटर देन Q है, मतलब 3 संख्याओं के बीच का रिलेशन दे दिया गया। अब इसमें बोल रहा है S2 में कि S सबसे बड़ा नहीं है, S के बारे में बोल दिया कि नॉट मतलब कि ये नॉट द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कि 4 संख्या PQRS में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो बोल दिया है कि R जो है वो P से भी बड़ा है और Q से बड़ा है, मतलब इन दोनों से बड़ा है। और S के बारे में बोल दिया वो सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब P सबसे बड़ा है ऑलरेडी, सॉरी R सबसे बड़ा है यहाँ के हिसाब से, तो यहाँ R सबसे बड़ा है। अब इसमें देखिए कि पहला स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है कि R सबसे बड़ा है या नहीं, ये P और Q से जरूर बड़ा है, लेकिन S से रिलेशन पता नहीं चल रहा है। लेकिन S2 से ये पता चल रहा है कि S2 सबसे बड़ा नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि R सबसे बड़ा है, यानी यहाँ S1 स्टेटमेंट से भी जरूरत होगा हमें, यानी उसकी हेल्प की जरूरत होगी और S2 की भी हेल्प की जरूरत होगी। तो इस तरह से ऑप्शन सी में दिया गया कि दोनों कथन S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेला S1 और अकेला S2 पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है 28 नंबर क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये रीजनिंग स्टाइल का, बैंकिंग रीजनिंग स्टाइल का क्वेश्चन है। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें भी S1 S2 दिया गया और S1 में बोल दिया कि n एक अभाज्य संख्या है। S1 में क्या बोल रहा है कि n एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके ये अभाज्य संख्या चलता है। और दूसरा n2 क्या बोल रहा है कि n को अगर 4 से विभाज्य करे तो शेषफल 1 आता है। आ रहा समझ में? अब इसमें बोल रहा है कि 4 से विभाज्य करे तो शेषफल 1 आता है। तो चलिए 4 से विभाज्य करें तो शेषफल 1 आएगा। तो क्या क्या आ सकता है इसमें से? ध्यान दीजिए कि S2 के हिसाब से 4 से, तो 4 दूना 8, उसमें 1 शेषफल है तो प्लस कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी 9 ऐसा संख्या। तो क्या 9 यह प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 4 तिये 12 और 1 13, तो यह 13 हो जाएगा। 4 तिये 12 और 1 13, तो 13 हो जाएगा। उसके बाद 4 चौका 16 प्लस 1 यानी 17, 4 पंचे 20 प्लस 1, लेकिन यह 20 से बाहर है, जबकि क्वेश्चन यह कह रहा है कि n जो है वो 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृत संख्या है। तो n क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि n जो है वो 10 और 20 के बीच 10 और 20 के बीच एकमात्र संख्या है, और n के बारे में बोल दिया कि यह एक अभाज्य संख्या है। तो ये भी ध्यान रखना है कि n एक जो है अभाज्य संख्या है, और बोल दिया यहाँ पर कि n को 4 से विभाजित करने पर यह 1 से मतलब शेषफल आता है। तो यहाँ n जो है वो 13 भी है और n जो है वो 17 भी है, दोनों है, दोनों अभाज्य संख्या है। अगर इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 तिये 12, शेषफल यहाँ भी 1 आएगा। 17 को डिवाइड कीजिए तो 4 चौका 16, इसमें भी शेषफल आएगा। यानी यह दो संख्या है और दोनों 10 और 20 के बीच में है। ये 10 और 20 के बीच में 2 ऐसा संख्या है जो कि स्टेटमेंट 2 को फॉलो करता है, और इस स्टेटमेंट 1 बोलता है ये इतना सारा, बहुत सारा है। यानी कि 10 और 20 के बीच में और भी संख्याएं होंगी, यानी 11 भी उसमें आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा।
तो ये दोनों मिल करके क्या यह आंसर देने के लिए सक्षम है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एकमात्र प्राकृत संख्या है, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ एकमात्र नहीं है, दो दो है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा S1 और S2 एक साथ प्रश्न देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में यह कह रहा है कि S1 S2 इसमें भी स्टेटमेंट है, और S1 कह रहा है कि उसका गुणनफल 21 है। दो संख्या है जिसका गुणनफल 21 है, तो यह 1 गुना 21 भी हो सकता है और 3 गुना 7 भी हो सकता है। अब बोल रहा है उनका योगफल है 10। S2 के बारे में क्या कह रहा है कि उनका योगफल यानी कि दोनों का योगफल जो है यानी सम जो है ये है 10, मतलब कि 3 + 7 = 10। ये फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 21 हो सकता है, और 3 और 7 को अगर हम प्लस करें तो 10 हो सकता है। तो एक तरह से अब वे दो संख्याएं क्या है, अगर हम 1 गुना 21 को इग्नोर कर दें यहाँ पर कुछ देर के लिए, तो 3 गुना 7 21 हो रहा है और 3 + 7 10 हो रहा है, यानी दोनों मिल करके यह संख्या हमें मिल जा रहा है। अकेला से नहीं पता चलेगा कि 3 और 7 21 हो जाएगा, 3 और 7 का मल्टीप्लाई, 1 गुना 21 भी तो 21 होता है, तो हमें पता नहीं चलता है संख्या क्या है। लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट लाते हैं कि दोनों का योगफल 10 होना चाहिए, तो हमें पता चल जाता है कि वो 3 और 7 ही है, एक और 21 नहीं है। तो इस तरह से S1 और S2 मतलब दोनों स्टेटमेंट जरूरत है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मतलब दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत है यहाँ पर, अकेले S1 और S2 से ये आंसर नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यह 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से चलता है और 25 मीटर चलता है, फिर उसके बाद दाहिने 50 मीटर मुड़ता है, फिर बाएं 25 मीटर मुड़ता है। यदि उसका घर का मुख जो है वो पूर्व की ओर है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए ये है नॉर्थ, मतलब ये है साउथ, मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा साउथ। तो अगर ये आदमी का घर अगर इस दिशा में है यानी कि पूरब की दिशा में है, ठीक है, तो अपने घर के ये पीछे की ओर चलता है। पीछे की ओर चलता है कितना? 25 मीटर। तो मान के चलिए ये 25 मीटर है। दाहिने मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। तो दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ, उल्टा है ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ दाहिने इसका होगा, तो ये 50 मीटर चलेगा। फिर इसके बाद ये बाएं 25 मीटर चलेगा, तो बाएं 25 मीटर चल जाएगा। तो अब यह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो चलिए यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं तो देखिए ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, ये भी 25 ये भी 25, तभी तो 25 और 25 मिल करके ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यह मतलब एक तरह से वेस्ट था, ईस्ट वेस्ट, इसको वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट था यानी पश्चिम, और यह है अगर ऊपर में उत्तर है तो इसके जो कोना होगा ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो इसमें ऑप्शन क्या है? उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है उत्तर पश्चिम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें दिशा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट है, कथन है। दो कथन दिया गया है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और कोई संख्या 3 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है और 3 से है। तो जब कभी भी कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो डेफिनेटली वह 6 से विभाज्य होगा, यानी दोनों के मल्टीप्लाई से वो डिवाइड होता है। यानी निष्कर्ष एक जो है कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। अब निष्कर्ष 2 कहता है कि सभी संख्याएं 4 से विभाज्य, बिल्कुल नहीं, ये 4 वाला होगा ही नहीं। जब 2 से विभाज्य है तो कोई संख्या जरूरी नहीं है कि वह 4 से विभाज्य हो। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम 18 कोई संख्या ले लेते हैं, अगर यह 2 से विभाज्य है तो कोई जरूरी नहीं है कि 18 4 से भी विभाज्य हो। ये अलग बात है कि 12 16 में फॉलो करेगा, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से निष्कर्ष 2 जो है वो हमारा गलत है, और निष्कर्ष पहला जो है फर्स्ट की सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है, ये करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यानी केवल निष्कर्ष 1 जो है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है इसमें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं इसको,
सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियां, इसको छोटा वाला को बिल्ली ले लेते हैं और बड़े वाले को ले लेते हैं कुत्ता, ये कुत्ते हैं, ठीक है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। और सभी बिल्लियां काली हैं, जो भी बिल्लियां हैं ये सब, ठीक है, सभी बिल्लियां ये काली है। तो कोई जरूरी अंदर में थोड़ी है, ऐसे करके भी ये चल जाएगा, इसको हम काला मान लेते हैं या काली मान लेते हैं। तो ये हो गया बिल्ली, ये मतलब कैट, ये डॉग, और ये हो गया ब्लैक, ठीक है। यानी सभी बिल्लियां काली हैं, लेकिन कुछ काली बाहर भी तो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कुत्ते के अंदर ही रहे, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा में जब कंट्राडिक्शन हो तो उसको नहीं ही मानना है हमें। तो अब ऑप्शन निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं। तो क्या सभी कुत्ते काले होंगे? नहीं, सिर्फ इतने वाले जो बिल्ली को जो घेरे हुए हैं उतने ही कुत्ते काले होंगे, बाकी वाले काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब ऐसा हो सकता है और नहीं हो सकता है उसको नहीं मानना है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा गलत है, और सॉरी निष्कर्ष ए जो है वो हमारा गलत है। निष्कर्ष 2 में सभी कुत्ते काले नहीं है, ये सही है कि सभी कुत्ते काले नहीं है, कुछ कुत्ते काले जरूर हो जाएंगे जितना जो बिल्ली वाला है, लेकिन बाकी के कुत्ते काले नहीं होंगे। तो निष्कर्ष 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 किस में है? ऑप्शन बी में है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ऊपर कुछ संख्याएं लिखी गई है, आपके पास क्वेश्चन है, विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है, ऐसा कितना अनुक्रम है? ठीक है, देखिए 5 के बाद 1, पहले देखिए 5 के बाद 1, 5 विषम है, उसके बाद फिर विषम आता है, तो 5 का बाद 1, कितना अनुक्रम हुआ? 1। आगे देखिए 7 के बाद 3, तो 2 हो गया, कितना? 1 और हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है 3 के बाद 7, 3, 9 दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, देखिए 7 के बाद 3 है और 3 के बाद फिर 7, 9 है, तो इसका मतलब 3 अनुक्रम फिलहाल हो गया। आगे देखिए 5 के बाद 7 यानी विषम के बाद विषम, फिर 1 और आ गया। फिर आगे बोल रहा है 3 के बाद 1 फिर आ गया, और 3 के बाद 1 है तो 1 के बाद फिर 5 भी है, तो फिर 1 आ गया। आ रहा समझ में आप लोग को? फिर आगे नेक्स्ट कोई ऐसा संख्या नहीं है, 3 के बाद 8 है, 5 के बाद 2 है, यानी कि विषम के बाद विषम आता हो। उसी तरह 9 के बाद 6 है, 3 के बाद 4 है, मतलब इतना ही हो गया। तो टोटल मिला के ये कितने हो गया? 6, यानी ऐसा टोटल कितने अनुक्रम है? 6 अनुक्रम है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 में, इसमें मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट टाइप का है, कि बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पे है। चलिए एक अरेंजमेंट करते हैं, बायां, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब बायां से बोल रहा है कि ये 16वें स्थान पे है, तो इधर टोटल कितने होंगे? 15 होंगे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वी जो है वो 18वें स्थान पे है, या मतलब दाहिने से 18वें स्थान पे है। तो चलिए वी को हम लोग दाहिने से 18वें स्थान पे मान लेते हैं कि यहाँ पर है वी 18वें स्थान पे, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि जी जो है ए से दाहिनी ओर 11वें स्थान पर है। जी ये है ए, पहला वाला ए था और दूसरा वाला वी था, चलिए इसको वी मान लेते हैं, ये वी था। अब बोल रहा है कि जी जो है ए से दाहिनी ओर 11वें स्थान पर है, तो चलिए यहां से ए से 11वें स्थान पर, तो कहीं 11वें स्थान पे होगा, ठीक है, कहीं पर भी यह 11वें स्थान पे होगा, इसका नाम जी रख देते हैं। तो देखिए इधर 16 आदमी है और 16 के बाद 11वें स्थान पे ये आदमी है टोटल, ठीक है। तो 16 आदमी इधर हो गया, 17, 18 ऐसे करके अगर हम लोग इसको अगर ऐड करें तो 15 + 11 करेंगे तो इसका रैंकिंग हो जाएगा कितना? बाएं से कितना हो जाएगा? 26वीं रैंक पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 15 और 11 को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26 रैंक। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि वी से तीसरे स्थान पर दाहिनी ओर है, जी जो है ये वी से, मतलब ये जो वी है उससे दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए 1, 2 और 3, मतलब ये इसके इधर तीसरे स्थान पे है, जबकि ये खुद यहाँ से 18वें स्थान पे है, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए तो बाकी इधर जो होगा वो 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इधर जो हो जाएगा वो दाहिने साइड वो 15 लोग हो जाएंगे। तो अब बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने हैं, तो यहाँ तक जो है टोटल 26 आए थे और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 15 आ गए, तो टोटल संख्या कितना होगा? 26 और ये प्लस 15। समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, तो 26 और 15 को अगर प्लस कर ले तो ये होता है 41, यानी कि 41। ऑप्शन बी में है यहाँ पर 41।
तो 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 41 इज द राइट आंसर। तो 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, S1, S2 और S3, जिसके उपरांत एक प्रश्न है S1 देखिए क्या कह रहा है, जैसे जैसे स्टेटमेंट उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे। S1 कह रहा है कि C D से छोटा है, C जो है वो D से छोटा है। चलिए इसको लिख देते हैं ऐसे, C जो है वो छोटा है D से, ठीक है, और A और B से बड़ा है। तो C जो है वो A से भी बड़ा है और C जो है वो B से भी बड़ा है, मतलब A और B से बड़ा है लेकिन D से छोटा है। ठीक है, लेकिन A और B में भी हमें कोई रिलेशन फिलहाल नहीं है। A और B में रिलेशन होता तो समझ में आ जाता। D बोल रहा है सबसे बड़ा है, तो चलिए D बड़ा है, ऑलरेडी पता चल रहा है कि C जो है A और B से बड़ा है और C से बड़ा D है, तो डेफिनेटली D से बड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि ऑप्शन मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट की फिलहाल हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं लग रही है। अच्छा, S3 क्या बोल रहा है, A B से बड़ा है। अब देखिए A और B में कोई रिलेशन था नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बोल रहा था कि C A से बड़ा है और B से भी बड़ा है, लेकिन A और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अगली बार स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि A जो है A B से बड़ा है, मतलब A इज ग्रेटर देन B। तो इससे अब हमें यह पता चल जाता है कि A से बड़ा तो है B और दोनों से बड़ा था C, तो इससे भी बड़ा है C और C से भी बड़ा हो गया कौन, D। तो अब हमें अरेंजमेंट एक तरह से पता चल जाता है। अब क्वेश्चन लिख रहा है कि ABCD में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा फिलहाल यहाँ पर B है। यहाँ अकेला स्टेटमेंट 3 से कोई काम नहीं चलने वाला था और ना ही स्टेटमेंट 2 से काम चलने वाला था। ये स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ये दोनों को लेने पर ही ये अरेंजमेंट आया है। इस तरह से S1 और S3 इसके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, यानी ऑप्शन डी में S1 और S3 है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आ रहा समझ में, ये ग्रेटर एंड इक्वल वाला सिस्टम था। ऑप्शन डी जो है वो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्या है जिसमें एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। देखिए एक पूछ रहा है कि कोई ना कोई एटलीस्ट 4 मतलब उसमें संख्या होगा लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए कहां से हम लोग लेते हैं, ऐसी संख्या में काउंट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे देखिए 4 जो है 4 से विभाज्य है तो 4 नहीं लेना है, 14 ले लीजिए, 4 से विभाज्य नहीं है। 14 में फिर 10 जोड़िए, 24 नहीं होगा क्योंकि 4 से विभाज्य है, तो 24 नहीं होगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद फिर 44 नहीं होगा, अच्छा 34 के बाद फिर 40, उसमें भी तो 4 है, तो 40 4 से विभाज्य, 4 नहीं लेना है, हमें लेना है 41, 42, 43, 44 नहीं लेना है, फिर 45, 46, 47, 48 नहीं लेना है, फिर लेना है 49, फिर उसके बाद वो 50 में आ जाएगा, तो 54 जो है वो क्या 4 से विभाज्य है, नहीं है, तो 54 ले सकते हैं। 64 फिर नहीं लेंगे, 64 के बाद फिर 74 ले सकते हैं, 84 नहीं लेंगे, 21 चौका 84, 94 ले लेंगे। आ रहा समझ में, देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसमें 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है 37 नंबर में ऑप्शन सी 12 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से काउंट कर लीजिए, ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें वॉल्यूम निकालने वाले क्वेश्चन है। वॉल्यूम निकालने के लिए बोला कि P और Q जो है दो एक तरह से घन है, मतलब क्यूब है, और XY उसका आयतन है। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि M और N जो है उसका द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P है। चलिए Q है, इसका प्रत्येक भुजा जो है वो P है, P गुनी है, Q की प्रत्येक भुजा की P गुनी है। ठीक है, Q की प्रत्येक भुजा P की दोगुनी है, सॉरी P की दोगुनी है, P की दोगुनी है, मतलब मान के चलिए कि P और ऐसे भुजा के बारे में मान लेते हैं कि अगर इसकी एक भुजा x है P की, तो Q की भुजा जो है वो दोगुनी है, यानी 2x है। सॉरी यहाँ x पहले से लिया गया है तो इसको x नहीं लीजिए, इसको कुछ और ले लीजिए, तो मान के चलते हैं इसको हम A कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि अलग हो, x इसमें ऑलरेडी पहले से मेंशन किया है मतलब कि वॉल्यूम के बारे में। तो कि P की एक भुजा अगर A है तो Q की भुजा जो हो जाएगी A, ये हो जाएगी 2A, मतलब दुगनी है। तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चलिए इसका वॉल्यूम यहां पर देखते हैं। वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2A का क्यूब, यानी हो जाएगा 8A क्यूब। इसी तरह से P का वॉल्यूम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा
a का क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि p का द्रव्यमान q का द्रव्यमान p का दुगना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, q का द्रव्यमान, और p और q का द्रव्यमान यहाँ क्या था, m और n। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, तो बोल रहा है q का द्रव्यमान p का दुगना है, यानी कि p का द्रव्यमान यहाँ पर m है और q का द्रव्यमान बोलता है p का दुगना है। इसका मतलब ये हुआ कि n जो हो जाएगा वो 2m हो जाएगा, क्योंकि p का द्रव्यमान यहाँ पर m है और q का द्रव्यमान यहाँ n है क्वेश्चन के हिसाब से, और q का द्रव्यमान p से दुगना है। इसका मतलब जो q है यानी n जो है वो दुगना है m का, यानी 2m। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि u बराबर है m बाई एक्स। चलिए, क्वेश्चन है u बराबर है m बाई एक्स, ऐसा लिखा। उसके बाद लिखा कि v बराबर, यानी कि v बराबर लिखा गया है n बाई वाई। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो x और y के बारे में बोला था, तो x जो है वो किसका वॉल्यूम था, p का वॉल्यूम के बारे में बोला था, यहाँ पर x है, तो p का जो वॉल्यूम था ये हमारा x था और ये हमारा y था। तो यहाँ पर चाहे तो x और y का वैल्यू हम a क्यूब और ये 8a क्यूब डाल सकते हैं। तो चलिए u बराबर जो हो जाएगा m और बाई x, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर a क्यूब डाल सकते हैं। अब उसके बाद v का वैल्यू n, n का वैल्यू भी यहाँ डाल दीजिए, 2m है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2m और y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 8a क्यूब। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से हम चाहे तो आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाले सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बनाइएगा। अब जगह कम है इसलिए अब हम लोग इसका जो लास्ट कंक्लूजन जो आया है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट कंक्लूजन देखिए यहाँ पर ये आया, तो अगर u बाई v अगर हम कर ले तो यह हो जाएगा m बाई a क्यूब और बाई में हो जाएगा 2m बाई 8a क्यूब हो जाएगा। m से m कट गया, a क्यूब से a क्यूब कट गया, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम्स 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 4, 4 ऊपर जाएगा और ये v जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब ये v, यानी u इज इक्वल टू 4v। ये थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था, ये देना था। तो u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 4v, मतलब ऑप्शन ए जो है वो u बराबर 4v दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 38 क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो था ना कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाने वाला था, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज कराने वाला तो दे ही देता है इसी सेट में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में क्या कर रहा है कि एक शिक्षक है और 3 छात्र हैं, उनका औसत आयु है 20 वर्ष और तीनों छात्र जो है वो समान आयु के हैं। तो मान के चलिए स्टूडेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और 3 स्टूडेंट, तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी 3 गुना 35 जैसा लगता है, चलिए x मान लेते हैं। स्टूडेंट की x जो आयु है वो क्या है x, और 3 स्टूडेंट की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 3x। अब इसमें टीचर भी अगर ऐड कर लें तो इन सभी के जो टोटल आयु हो जाएगी वो हो जाएगी औसत गुने उसकी संख्या, यानी औसत हो गई 20 गुने 4, यानी हो जाएगी 80। अब इसमें बोल रहा है कि शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतर है वो है 20, तो शिक्षक की आयु कितनी है, मतलब कि टीचर जो है वो x प्लस 20 है क्योंकि छात्र की आयु से 20 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यह 3x हो जाएगा, टीचर की जगह x प्लस 20 रख दीजिए तो यह 80 हो जाएगा। 3x प्लस x मिलकर के हो गया 4x और 20 जाके माइनस हो गया 60, तो x बराबर हो गया 15 चौका 60, यानी कि विद्यार्थी की उम्र हो गई 15, तो टीचर की उम्र कितना हो जाएगी 20, उसमें प्लस कर देंगे, यानी टीचर की उम्र हो जाएगी 15 प्लस 20 यानी कि 35, यानी कि 35, यानी ऑप्शन सी जो है 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन करके हम लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है वो कार खरीदता है 3 लाख में और उसके 20% हानि भी उठानी पड़ती है, तो उसे वह कार कितनी में खरीदी थी। हानि हुआ है, देखिए 20%, इसका मतलब वो 80% पर वो खरीदा, ठीक है, सॉरी 80% पर वो बेच दिया, जितना में खरीदा 100% में खरीदा तो उसको वो 80% में बेच दिया, तभी तो 20% कहानी हुई। और इसका वैल्यू हो गई 3 लाख, तो अब 100% का क्या वैल्यू होगा, वही तो उसका होगा क्रय मूल्य, कितने रुपए में खरीदा था। तो इसका मतलब हो गया कि 3 लाख में हम 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 4 से ये काटे
तो ये 75 पर 3 जीरो होगा, और 75 पंचे कितना हो जाएगा, 25 25 5 हो जाएगा, 2 7 5 35 और 2 37, मतलब 3,75,000। ठीक है, या कैलकुलेशन अगर अच्छा आता है तो 4 का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3 लाख, तो 5 का वैल्यू होगा उसमें 75 और जोड़ दीजिए, 3,75,000, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एकदम एसएससी लेवल का इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया है वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु पर एक दुकानदार ग्राहक को निम्न छूट देता है 10%, 20%, फिर मतलब सर्विस टैक्स भी लगाता है। तो देखिए, अगर छूट देता है 10% और 20%, दो तो सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, तो दोनों को प्लस करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके और बाई 100 कर देंगे माइनस में, वो होगा सिंगल डिस्काउंट। मतलब 100 रुपए का सामान जो है उस पर 28% का डिस्काउंट मिलेगा उसको, और उस पर भी बोलता है कि सर्विस टैक्स 10 रुपये लगाता है, मतलब 100 में से 28 रुपया माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 72। 72 पे अगर 10% सर्विस टैक्स लगाएगा, यानी कि 7 रुपये 20 पैसा लगाएगा, तो कितना देना पड़ेगा, 72 प्लस 7 रुपये 20 पैसा, यानी कि 79.2, इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहले मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से। दूसरे के हिसाब से देखिए, बोलता है कि 20% और 10% का कर में छूट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको मान लीजिए 20 कर दीजिए और इसको 10 कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 10 हो जाएगा, बात वही आएगा, 28 ही आएगा, और फिर इस पर सर्विस टैक्स लगाएंगे तो बात यही आएगा। आया समझ में? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों में उसको अगर कोई सामान खरीदता है तो कोई हानि नहीं है, दोनों बराबर ही है। जबकि ऑप्शन में बोल रहा है कि ऑप्शन ए अच्छा है, मतलब विकल्प ए अच्छा है और विकल्प केवल 2 अच्छा है, लेकिन जबकि यहाँ बोला दोनों बराबर है, यानी कि पहला दूसरा तो होगा नहीं, और दोनों अच्छा है, इसका मतलब है कि लॉजिक के आधार पर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि अकेला सी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि डी में बोलता है सभी समान रूप है। तो जब पहला और दूसरा समान होगा तो डेफिनेटली तीसरा भी समान ही होगा, लॉजिक पर अगर मारे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी वाकई में समान है या नहीं। देखिए कैसे होगा, अगर 100 रुपये का सामान है, उस पर 10% सर्विस टैक्स लगता है, यानी 10 रुपये सर्विस टैक्स लगाएंगे, तो वह 110 रुपये में उसका टोटल कॉस्ट हुआ। अब इस पर पहला 20% का अगर हम डिस्काउंट लें तो 11 दूना 22, यानी 22 रुपये माइनस करेंगे, 110 में से 22 रुपये माइनस करें तो ये होता है 88। अब 88 पर 10% अगर लगाएं तो यह हो जाएगा 8 रुपये 80 पैसा, और इस 88 में से 8 रुपये माइनस कर लीजिए तो 80, और 80 में भी 0.8 माइनस कर लीजिए तो 79.2 इसका भी आएगा, और पहले 2 ऑप्शन का भी आ रहा था। इसका मतलब समान रूप से ये मतलब सेम होगा, समान होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तीनों समान होगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। 40 नंबर क्वेश्चन आपका ये, 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये इससे पहले जो था ये मैथ का क्वेश्चन था, अब ये रीजनिंग का है। बोल रहा है ए से जेड तक 1 से 26 तक का क्रमांकित किया गया है, और GHI के बारे में बोला गया कि यह है 1578। उसके बारे में बोला DEF के बारे में बोल दिया कि यह है 912। उसके बाद बोल रहा है कि ABC का मान क्या है, यही तो पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप देखिए ABCDEFG, जी कितना है 7, तो जैसे G 7 हो गया तो GHI यानी 7 8 9। उसी तरह से D जो होगा वो चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा। तो एक चीज आप यहां ध्यान दीजिए कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये हो जाता है 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 7 दूना 14, 1 15, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना। 456 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होता है 912। तो उसी तरह ABC का वैल्यू जो होगा ये 1 2 3 हो गया, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 246, 246 इसका करेक्ट आंसर। तो 246 जो है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 क्वेश्चन देखिए क्या है, ACPQ, देखिए ACPQ, और इसके बारे में बोला है BESU, ठीक है। अब यहां पर MNGI, इसके बाद यहां पर खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा ये ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए कि ये कैसे बना है, A के बाद B है, A के बाद B रिलेशन आ रहा है, तो M के बाद क्या आएगा N,
ठीक है। उसी तरह से C के बाद E कितना आया, DE, यानी 2 प्लस करने के बाद, तो N में दो प्लस कीजिए, तो N में 2 प्लस करेंगे तो O और P, तो अगला क्या आना चाहिए, NP। तो देखिए NP किस किस में है, NP जो है वो 3 ऑप्शन में, A में, C में, D में, अभी काम नहीं चल रहा है। आगे देखिए P के बाद S, तो P के बाद Q R S, यानी 3 प्लस करना पड़ा। तो उसी तरह G के बाद 3 प्लस कीजिए, तो G में H I J, तो अगला यहाँ पर क्या आना चाहिए, J, तो NPJ। NPJ वाला कहाँ दिख रहा है, NPJ वाला अब 2 ऑप्शन बचा, ऑप्शन A और ऑप्शन D, अभी भी काम नहीं चलेगा, पूरा बनवाएगा ये। अब Q के बाद है U, तो PQ R S T U, यानी कि 4 प्लस करना है। उसी तरह I में 4 प्लस कीजिए, GH I के बाद JKLM, यानी अगला जो होगा यहाँ M, यानी NPJM। तो NPJM जो है वो ऑप्शन डी में है, यानी 49 नंबर क्वेश्चन का या 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग था, ये एक तरह से प्लस माइनस करने वाला था, आसान है। 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए किसी भी संख्या में अगर पावर माइनस m है, अगर पावर को प्लस करेंगे तो यह उल्टा हो जाता है, b/a और उसका पावर m, ये रूल है। तो पहला बोल रहा है कि 1/6 का पावर -6 है, यानी कि ये 2 का पावर 6 होगा। 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64, 64। अगले बारे में बोल रहा है 1/4 का पावर है -3, यानी कि 1/4 के बदले अगर 4 लिखें, इसका पावर होगा 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौका 16 चौका 64, ये भी 64 हो गया। अगले बारे में बोल रहा है कि 1/3 का पावर -4, यानी ये हो जाएगा 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81, और आगे है 1/6 का पावर -2, यानी कि 6 का पावर 2, यानी ये 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है आपको, 81। इसका मतलब ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी 1/3 का पावर -4 जो है ये आंसर सही होगा, यानी 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 होल 1/2 मीटर और 8 होल 3/4 मीटर जो है x के पूर्णांक गुणज हो, ठीक है। तो इसका गुणज के बारे में बोल दिया, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वही इसका आंसर होगा। तो कॉमन होगा, इसका मतलब HCF, LCM HCF निकालना है। देखिए मैंने पहले चर्चा किया था कि HCF में मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 1 7, 7/2, 8 चौका 32 और 3 35/4। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 7/2 और 35/4 का HCF निकालते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो जब HCF निकालते हैं तो ऊपर वाले का HCF निकालना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 35 में कॉमन है 7, और बाई में LCM यानी कि 2 और 4 का LCM निकालते हैं, मतलब लघुत्तम। तो मतलब दोनों का लघुत्तम, तो दोनों में 2 और 4 है तो 4 हो जाएगा। अब 7/4 आंसर होगा, बड़ी संख्या 7 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3/4, तो 1 होल 3/4 जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 1 होल 3/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि कुछ डाटा दिया गया है जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में, और प्राकृतिक विकास दर अधिकतम किसकी होगी ये बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले नीचे की ओर से चलते हैं हम लोग कि नीचे की ओर कितना है। देखिए क्योंकि इसमें जो जो साल दिया गया ना उसी साल को आप कैलकुलेट कीजिए, सबका कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। पहले 1971 से 1981 नीचे वाला देखिए, यह पहले मृत्यु दर कितना था और ये जन्म दर कैसे कैसे बढ़ा है, ठीक है। तो ये 31 जन्म दर इतना था और उसमें से मर गया कितना 31, इसको पहले लिख लेते हैं 37.1 और माइनस में है यह 14.8। तो ये समथिंग लगभग एक तरह से मान के चलिए कि जो जन्म लिया उसमें से मृत्यु वाला को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से प्राकृतिक विकास दर कितना है ये हम इसमें देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कि 31 और ये 14.8, तो लगभग दोनों का डिफरेंस जो है वो 22.3 के हिसाब से आया, ठीक है। उसके बाद 61 वाला में है 41, 41.1 माइनस फिर उसके बाद कितना है 71 से हो गया 81, 61 से हम लोग 71 देखते हैं 18.9। अगर हम इसका माइनस करें तो ये होता है 22 और ये 21
22.2 9 2 11 22.2 आ गया, ऊपर वाला में 22.3 था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 41 वाला में लेते हैं 1941 वाला, तो 39 माइनस 0.9 माइनस उसके बाद है 27.4, तो एक तरह से इसका लेंगे 12.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा 12.5। अब है 1911 यानी 48.1 और उसमें से है 35.5, मृत्यु इतना है। तो अब इसमें से ये हो जाएगा कितना 13 पॉइंट यानी कि 12 पॉइंट एक तरह से 6 मान लीजिए। ठीक है, 12.6। अब इसमें बोलता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब अधिकतम थी, किसमें अधिकतम आपको लग रहा है? अब देखिए सीधा सा मतलब है कि अधिकतम जो है 22.3 वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अधिकतम जो दर है एक तरह से कि यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी संख्या एक तरह से ये जन्म दर था, उसमें से भले इतना बढ़ गया लेकिन जन्म दर 37.1 उस पर से इतना ज्यादा ये एक तरह से वृद्धि कर जा रहा है। और आगे देखेंगे तो बड़ी संख्या पर वो कम कम वृद्धि कर रहा है, बड़ी संख्या पर ये कम कम कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए, लॉजिक के आधार पर देखा जाए तो ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ये छोटी संख्या पर बहुत ज्यादा है, और ये जो है उसी के क्लोज में है, लेकिन ये 41 पॉइंट समथिंग पर ये बढ़ रहा है और ये 37 पर ही इतना बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें वृद्धि दर पहला वाला जो अभी जो है यानी कि 1971 से 81 वाला इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसमें लॉजिक टाइप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52 नंबर क्वेश्चन का कि 1971 से 1981 के बीच सबसे ज्यादा वृद्धि दर इसी में है। आ रहा समझ में, क्योंकि ये छोटी संख्या पे बढ़ रहा है इतना और थोड़ा सा बड़ी संख्या पर ये इतना बढ़ रहा है, तो जो कम संख्या पे ज्यादा बढ़ रहा है तो वो ज्यादा वृद्धि दर हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है 52 नंबर क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो था कुछ बनाने वाला क्वेश्चन था, तब समझ में आएगा, डायरेक्ट इसको लेकर के बना नहीं सकते थे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत थी। आ रहा समझ में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैंने नंबर सिस्टम में पहले करवाया हुआ है, वही क्वेश्चन एक तरह से पूछ दिया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मैंने 1.3636 करके बताया था, यहाँ पर 2727। तो जब कभी वो 1.2727 करके अगर ऐसा लिखे तो इसका मतलब 1.27 पे बार होता है, और जब इसकी सॉल्यूशन करने की बात आ जाए तो 127 माइनस बार से जो पहले संख्या उसको माइनस करना होता है, और बार जितने संख्या पर है, जितने डिजिट पर है उतनी बार बाई में 99 लिख देते हैं, यानी 99, यानी इसको लिख सकते हैं 126 और बाई में 99। आ रहा समझ में। तो 14 का अगर टेबल आता हो, 14 9 जा कितना होता है, 14 9 जा होता है 126। ठीक है, तो 14 9 जा हो गया 126 और 11 9 जा 99, यानी कि 14/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 14/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 53 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है जो कि 3 4 5 6 से विभाजित हो। 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होता है 60। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1000। तो यानी 1000 से जस्ट बड़ी, छोटी करेंगे तो ये 3 अंकों की हो जाएगी। कौन सी ऐसी बड़ी संख्या होगी जो कि मतलब 60 से पूरी तरह डिविजिबल होगा? तो 60 से 1000 में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो यह कितना होगा, 6 7 42 420, यानी 20 इसमें ऐड कर दीजिए। 420 अगर ये रहता तो पूरी तरह से कट जाता, यानी कि 1020 अगर होता तो 17 छक्का 102, यानी 6 से कट जाता, ये 0 0 तो मैनेज हो जाएगा। यानी 1020 ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 60 से डिविजिबल है, और 60 से डिविजिबल होगा इसका मतलब 3 4 5 6 से भी डिविजिबल होगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आ जाए, तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए, यानी कि 1022। 1020 में 2 प्लस कर देंगे तो 1022, तो 1022 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55। आप बोल रहा है एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। देखिए मेल जो है वो है 40% और फीमेल जो है वो है 30%। अब इसमें है कि विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है।
विवाहित के बारे में बोल रहा है। यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती, मतलब सब सिंगल शादी करता है, इसमें कोई विधवा या विधुर नहीं है, तो उसमें बोल रहा है कि विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है। मतलब यह है कि दोनों महिला और पुरुष की संख्या यहाँ समान होनी जरूरत है। और यहाँ देखिए ये 30% है और ये 40% है, तो इसको हम लोग कैसे मान के चलेंगे, क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि दोनों ऐसा लेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30 और 40 का, तो कितना होता है 120। तो मान के चलते हैं इसकी भी संख्या 120 है और इसकी भी संख्या 120 है, ऐसे मान के चलते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। तब उसके बाद दोनों आपस में शादी कर लेगा, एलसीएम ले लिया हमने दोनों परसेंटेज का। अब देखिए 40 का वैल्यू यहाँ पर हो गया कितना 120, मतलब यहाँ समझिए कि 40 का वैल्यू 120 हुआ, तो एक तरह से 100% हम पूछते हैं कि क्या होगा, तो 4 तिहाई 12, तो इसका मतलब हो जाएगा 30, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। अच्छा महिला है 30%, तो 30 की वैल्यू हो जाएगी 120, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 तिहाई 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 400। तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 400 और मेल की संख्या कितनी हो जाएगी 300, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 300 और 400 मिलाकर के हो जाएगी 700। अच्छा 700 में जो हमारा टोटल जो शादी करने वाले जो मतलब विवाहित हैं वो कितने हो जाएंगे 120 और 120 ये हो जाएंगे 240, यानी कुल मिला के 240 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं। टोटल कितने में से 700 में से 700 में से 240 विवाहित हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, यहीं से आप बनाइएगा। अब उसका परसेंटेज बोल रहा था, तो 240 में हम 700 से डिवाइड करेंगे और गुना 100%, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। 00 से 00 काट देते हैं, 7 तिया 21, ठीक है, बच गया 3 यानी 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28 और 2, मतलब 34.2/7, 34, मतलब ऑप्शन सी 34 होल 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। सीधे बिल्कुल ऐसे ही इजी तरीके से बनाएंगे, एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, दूसरा कुछ ट्रिक मत लगाइए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, काफी समय आपका ले लेगा और क्वेश्चन ये बनेगा भी नहीं। और इस तरह से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे है 51 गुना 27 और ये है 35 और मल्टीप्लाई 62 और मल्टीप्लाई है 75। अब बोला इन सभी संख्या जो आपस में मल्टीप्लाई होकर के कोई ना कोई संख्या बचेगा और उसको बोल रहा है कि 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सम संख्या ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सम संख्या वाला ये है। अगर इसको 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 75 दूना होता है 150, मतलब जीरो वाला एक ही है। ठीक है, अगर यह जीरो वाला 2 बार जीरो आ जाता तो शेषफल 0 हो जाता, क्योंकि वो 100 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता। लेकिन जीरो वाला 1 है और उसके बाद आगे भी यहाँ 5 है, मतलब यहाँ 5 से अगर मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो इसका मतलब लास्ट में 150 या 5 पर एक जीरो करके कुछ ना कुछ ऐसा संख्या होगा ही होगा, क्योंकि ये जीरो तो होगा। यहाँ भी 5 एक्स्ट्रा है और यहाँ भी 5 है। अब 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 35, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 35, यहाँ भी 1 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 35। मतलब लास्ट का आगे का कुछ भी डिजिट हो, अंत का डिजिट जो है 5 पर एक जीरो अवश्य रूप से होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1250 में या 1550 में डिवाइड कीजिए 100 से, तो 50 लास्ट में बचेगा, 1500 जो है वो कट जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली 50 जो है इसका शेषफल होगा। ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो पूरा को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते रहिए, बहुत टफ हो जाएगा। अगर ट्रिक मेथड पे लगाएंगे तो 50 इसका शेषफल होगा, क्योंकि 5 लास्ट में 5 जीरो होगा। अगर 2 यहाँ सम संख्या होती तो वो 100 हो जाता और 100 हो जाने पर शेषफल यहाँ 0 हो जाता। आ रहा समझ में? तो ये ट्रिक लगाना था इसमें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 था, 56 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर में बोल रहा है कि एक्स वाई जेड के रूप में राशि बांटना है, एक्स वाई जेड के रूप में ये राशि बांटना है और ये अनुपात है 1:2, 3:4 और 1/2, 3/4 और 5/6। मतलब इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट नंबर में ले लेते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी इस अनुपात में इसको बांटना है और 2500 रुपये को बांटना है। ठीक है,
तो अब कह रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम अंश के बीच का अंतर क्या है। देखिए सबको प्लस कर दीजिए, दोनों का सबसे छोटा और बड़ा का डिफरेंस कितना हुआ, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, और सबको प्लस कीजिए, 9 प्लस 6 15, 15 10 25, 25, अब इसको 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 400, यानी कि 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में क्या कह रहा है कि 10 का पावर यहां पर n है प्लस 1 है। अब बोल रहा है इसमें अंकों का योगफल 2 है, मतलब इसमें जो भी अंक आएगा उसका योगफल क्या बोल रहा है, 2 है। बोल रहा है n बराबर 2 के लिए, पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन मेथड से चलेंगे, n बराबर 0 के लिए तो 10 का पावर 0 प्लस 1, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दें लेकिन वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 टू दी पावर 0 जो है ये 1 कभी नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। लेकिन 10 का पावर 0 का मतलब यह 1 होता है, तो 1 प्लस 1 मिलकर के ये 2 हो जाता है। तो बोल रहा है कि इसमें अंकों का योगफल 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ है। अगर 10 का पावर 1 कर दें तब भी यह 100 होता है प्लस 1, यानी 101, अंकों का योगफल कितना हुआ, 2 हुआ। अगर 10 का पावर 2 कर दें, सॉरी ये था 11 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, 10 का पावर 2 कर दें तो 100 प्लस 1, तब भी यह 101, अंकों का योगफल फिर 2, यानी इसी तरह से चलेंगे तो अंकों का योगफल 2 आएगा। तो इसमें 0 भी शामिल होगा और 1 2 3 4 5 भी शामिल होगा, माइनस वाला शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी कहता है कि केवल धनात्मक पूर्णांक, तो केवल शब्द से ही लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन केवल धनात्मक से काम नहीं चलेगा, 0 भी यहाँ फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए वाला भी फॉलो कर रहा है। और ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा सही है कि बोलता है पूर्ण संख्या, यानी n पूर्ण संख्या के लिए, यानी 0 भी शामिल है उसमें, और 1 2 3 4 5 6 भी सब शामिल होगा, सबका यही आ जाएगा योगफल 2। तो इसका मतलब इस हिसाब से 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है 58 नंबर क्वेश्चन का। बात समझ में आ रही है? 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि एक कक्षा में 3 समूह है ABC, और यदि समूह A से 1 विद्यार्थी और समूह B से 2 विद्यार्थी समूह 3 में C में चला जाए, B से C में चला जाए, तो कक्षा में औसत भार क्या होगा। तो कक्षा यहाँ पर मान लीजिए क्लास यही है ABC, इन सब का एवरेज कुछ ना कुछ निकाला गया होगा। अब इसमें से एक स्टूडेंट इसमें चले जाए, चाहे इसमें से 2 स्टूडेंट इसमें चले जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में उतने ही स्टूडेंट रहेंगे, क्लास से बाहर तो जाएंगे नहीं, तो क्लास का जो औसत भार है वही रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है सेम रहेगा, वही रहेगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 59 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। इसमें 500, 100, 200, सॉरी 50, 100, 200, 500 और 2000 इतने के नोट है। कम से कम तीन मूल्य वर्ग को लेते हुए कितने विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है। मतलब कि कोई 3 राशि लेना है, जैसे मान लीजिए कि 50 लेना है, 100 लेना है और 200 लेना है, इन तीनों को एक साथ लेना है, इससे एक राशि बनेगा। किसी समय हो सकता है 100, 200 और 500 ले लें, इस तरह से करना है। देखिए ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। तो आपके पास टोटल यहाँ पर कितने अमाउंट है, 5 बार, 50 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 500 और 2000, यानी टोटल कितने हो गए, 5 अमाउंट हो गए। उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 3, तो इसमें से होगा 5C3, इसका वैल्यू होगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, मतलब ये वाला ऊपर वाला फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। थोड़ा सा ये साइंटिफिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया है। कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 जो है वो 2 टाइम में कटेगा, तो 5 दूना 10 इसका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को कॉम्बिनेशन आता होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, और जिन्हें नहीं आता होगा उनके लिए ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन है। तो एक तरह से ये 10 बार ऐसा होगा, अगर ये फॉर्मूला से बनाएंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा 60 नंबर क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ठीक है। इसमें बोलता है दिल्ली, DELHI। देखिए इसमें क्या है, दिल्ली, DELHI,
दिल्ली एक शब्द है और बोला ये 5 अक्षर का शब्द है जिसमें कोई अर्थ हो या ना हो, इससे हमें कुछ शब्द बनाना है, जिसमें बोल रहा है कि डी से शुरू हो और आई से खत्म हो, यानी डी अपनी जगह फिक्स हो और आई भी अपनी जगह फिक्स हो। तो यह संख्या आपस में अरेंजमेंट करेगा, चाहे उसका मीनिंग कुछ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कितने संख्या बनाया जा सकता है? तो देखिए जितने भी प्लेस हैं, कितने हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3। या फैक्टोरियल 3 समझ में नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि जितने भी वैकेंट प्लेस हैं यानी कि खाली जगह है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 3 है तो इसको गुना कीजिए 3 गुना 2 गुना 1, मतलब अगर 4 होता तो लिख देते 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1, यही हमारा आंसर होगा। तो 3 गुना 6 गुना 1 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये परमुटेशन क्वेश्चन था, परमुटेशन का था और बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। अब बोलता है कि बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एसएससी वाले क्वेश्चन में करवाया हुआ है, वीडियो देख सकते हैं कि एक बोतल में द्रव ए की टोटल मात्रा है 20 लीटर। यदि उसमें ए से मैं मतलब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि 4 लीटर मात्रा निकाल दिया जाए, उसकी जगह बी डाल दिया जाए, फिर 4 लीटर निकाल दिया जाए, फिर बी डाल दिया जाए, तो ए और बी का अब अनुपात क्या है? जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो सबसे पहले अब जो न्यू अमाउंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए 20 था तो 20 से गुना कर दीजिए और 1 माइनस जितना निकाला जाए, कितना निकाला जाए? 4 लीटर की बात कर रहा था और कितने में से निकालने की बात कर रहा था? 20 में से, तो 4/20। और कितनी बार ये प्रोसेस हुआ? 2 बार। जितनी बार प्रोसेस हुआ उतना पावर डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है? इससे ये काटेंगे 5 टाइम तो यह हो जाएगा 20 गुना 5 में से 1 होगा 4, तो 4/5 4/5 ऐसे होगा। तो 5 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा एक तरह से। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64/5 हो गया। अब इसको अगर चाहें तो हम डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लीजिए, या अगर चाहें तो डिवाइड नहीं भी करेंगे तभी भी हमारा उससे आंसर आ सकता है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 64 दूना होता है 128, मतलब एक तरह से 12.8। अब यह इतना ही अमाउंट बच जाएगा और टोटल अमाउंट कितना था? 20। तो आप पूछ रहा है कि ए और बी का अनुपात क्या है? तो ए तो इतना ही रहेगा, लेकिन बी कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 20 में से 12.8 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7.2। ठीक है, अब ए और बी का अगर अनुपात पूछ रहा है तो 12.8 अनुपात 7.2। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसको अब 128 और 72 मानने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसको 16 अठे 128, 16 अठे 128, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और 9 अठे 72, दोनों में 8 से हमने डिवाइड कर दिया तो 16 और 9, 16.9 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी 68 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम इजी क्वेश्चन था, समझना है इसको। 68 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बल्लेबाज 50वीं पारी के बाद उसका औसत था कितना? 46.4 और 60वीं के बाद था कि 2.6 बढ़ गया है। ठीक है, तो पिछले 10 पारी में उसका औसत क्या है? इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। देखिए 60 पारी के बाद उसका औसत क्या होता है? 2.6 बढ़ जाता है। तो 46 मतलब यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ, 46.4 में 2.6 बढ़ जाता है तो 46 2 48 यानी 49 हो जाता होगा। तो इसका मतलब 60 पारी के बाद उसका औसत ये हो जाता है। और 50वीं पारी के बाद कितना था? उसमें से 50वीं पारी वाला माइनस कर लेंगे तो 10 पारी वाला बचेगा। तो 50 और 46.4, इसको अगर 10 से डिवाइड कर दें वो हमारा आंसर है। एकदम सिंपल लॉजिक से, टफ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, इजी मेथड से बनाना है। देखिए 0 से 0 सब खत्म, अब गुना करके माइनस करना, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से अगर डिवाइड कर ले 9 छक्का 54 हो जाएगा 4 और 6 छक्का 24 5 29। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से क्या, इसको 2 से एक तरह से मतलब डिवाइड कर दीजिए, यही होगा, यानी कि 232। ठीक है, ये अपने तरीका के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 इसको दे दिया तो डेसिमल हट जाएगा। अब इसका हो जाएगा 62, मतलब 94 में से 32 माइनस करेंगे तो 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, देखिए कितना इजी मेथड में ये बन रहा है, बहुत ही आसान है। 62 ऑप्शन सी हो जाएगा, 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलो मूल्य क्या है। ठीक है, ये भी एक तरह से प्रॉफिट लॉस के हिसाब से ये बनाया गया क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्या, 1200 का जो 25% जो वृद्धि हुआ है, तो 1200 का ही 25% निकाल लेंगे, यही 6 किलो का कॉस्ट होगा। तो 25 चौका 100, ये हो जाएगा 300, यानी 6 किलो का कॉस्ट कितना हो जाएगा 300। तो 1 किलो का कॉस्ट कितना होगा 50 रुपए। ठीक है, 1 किलो का कॉस्ट कितना हो गया 50 रुपए। अब ये प्रति किलोग्राम पूछ रहा है और बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये 50 रुपए जो हो गया ये 125% हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। अब 1 किलो का कॉस्ट बढ़ा हुआ कीमत है ये 50, और कितना बढ़ा हुआ है 25% क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका मतलब जो भी होगा इसका 125% जो है यही है हमारा 50। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से ये कटेगा तो 10, तो x की वैल्यू होगा 4 गुना 10 यानी 40 रुपए। 40 रुपए किलो प्रति ग्राम पहले रहा होगा और उसके बाद बढ़ने के बाद ये 50 रुपए हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सीधे सीधे। ऑप्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक व्यक्ति x जो है कार्य का 20% जो है वो 8 दिन में पूरा करता है। देखिए x के बारे में चर्चा किया, 20% जो है वो 8 दिन में, तो 100% कितना 5 से गुना हो गया, तो 8 पंचे 40 दिन में किया होगा। ठीक है, अब कह रहा है y के बारे में बोल रहा है, सीधा सीधा बनाइए कि 25% काम को ये 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो 100% कितना करेगा 25 चौका 100, तो ये 24 दिन में करेगा। आ रहा है समझ में, ये 40 दिन में करेगा और दूसरा करेगा 24 दिन में। अगर दोनों साथ साथ काम करे तो 40% कितने दिनों में पूरा होगा 40% काम। तो पहले देखिए 40 और 24 ये दोनों हमें ले लेना है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। 40 और 24 याद रखिए कि x का हो गया 40 और y का हो गया 24, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, 4 तिये 12 और 24 पंचे 120। अब यहाँ पर जो दोनों मिल के काम करेगा, इस 120 में हमें 3 और प्लस 5 यानी 8 से डिवाइड करना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 40% ही, तो इसका 40% 40 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इससे ये दोनों जीरो कट गया, 4 दूना 8 और 2 से ये 12 कट गया, तो 6, यानी 6 दिन लगेगा। 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 71 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, एकदम आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। मतलब 30 सेकंड के अंदर में चाहे तो इसको बना सकते हैं, मतलब मुझे समझाने में समय लग रहा है ताकि आप अच्छे से समझ जाए, नहीं तो 30 सेकंड में ये बनने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोल रहा है कि एक कार है जो x से y की तरफ जाता है, कितने स्पीड से, x से y की तरफ ये जो जाता है ये v के स्पीड से जाता है, और वापस जो आता है ये 2v के स्पीड से आता है, मतलब 2 स्पीड हो गया। जाता है इधर v के स्पीड से और आता है 2v यानी दुगना स्पीड से। फिर उसके बाद x से y तक, यानी फिर अगली बार ये जाता है 3v के स्पीड से और वापस जो आता है ये 4v के स्पीड से। आ रहा समझ में। अब इसमें जो टोटल है, टोटल आप इसमें बोल रहा है कि संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल क्या है, यही बता रहा है। अब इसमें देखिए कि इसमें जब भी एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो इसमें होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए इतना स्पीड को अगर हम 1 यूनिट माने तो एक बार गया फिर आया, तो एक बार गया तो 1, वापस आया 2, फिर गया तो 3, फिर आया तो 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट। बात समझ में आ रहा है। टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। टोटल डिस्टेंस पहले जैसे 1 आया फिर वापस आया, 1-1 यूनिट के हिसाब से चले। और बाय में टाइम, तो पहली बार में ये डिस्टेंस 1 यूनिट गया, स्पीड कितने से v से, तो टाइम कितना लगेगा 1/v। दूसरी बार में कितना लगेगा 1/2v, तीसरी बार में 1/3v, अगली बार में 1/4v, यही लगेगा ना। नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फ्रैक्शन वाला वैल्यू हट जाए। चलिए ऊपर लिख देता हूं ताकि सब लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 गुने 12, पहले वाले में 12 से डिवाइड कर, अच्छा v जो है वो नीचे है, वो v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, v ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, फिर इसके बाद ये होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 3,
तो 12 और 6 18, 4 22 और 3 25, तो 12 चौका 48 में 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192V हो जाएगा। मतलब 192V जो होगा 1.92V किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे करके इसका स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बोलता है कि V से कम, V से कम है क्या, नहीं है, ये V मतलब 1 हो गया, तो उससे कम तो नहीं है, ये 2 से कम है लेकिन 1 से ज्यादा है, मतलब कि V से ज्यादा होगा लेकिन 2V के बीच में रहता है, यानी कि V से ज्यादा और 2V से कम। इसका मतलब B ऑप्शन देखिए ये सही होगा, यानी 2V से 2 तो नहीं है ना, 2 से ज्यादा होता तो इसका मतलब हम 3 पर विचार, ऑप्शन सी पर विचार करते, लेकिन ये 2 से कम है और 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल एवरेज स्पीड निकालना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था ये, तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है 2 स्टेटमेंट के रूप में कि एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए न्यूनतम संख्या 2 के बारे में बोला, तो अगर कोई एक इसमें प्रतिच्छेदन टच करने की बात नहीं कर रहा है, इसमें पेनिट्रेट करने की बात करता है, यानी कि इंटरसेक्शन करने की बात कर रहा है, तो एक वृत्त अगर किसी भी तरह काटेगा तो 2 पॉइंट पे जरूर काटेगा, यहां पर काटेगा और यहां पर काटेगा, 2 पॉइंट पर काटेगा ही काटेगा। टच करने की बात करता तो एक पॉइंट पर ऐसे टच करते हुए चला जा सकता था, लेकिन टच की बात नहीं है, यहां इंटरसेक्ट करने यानी कि कटने की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा सही है। ऑप्शन सेकंड, इसमें वर्ग के बारे में बोला कि इसमें मैक्सिमम जो है वो 8 बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, मतलब 8 बिंदु पर एक काटता है। तो देखिए कैसे काटेगा, ऐसे करके काटेगा, अगर कभी ऐसे बनाएंगे तो 8 बिंदु पर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट पे कट रहा है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट है। अधिकतम 8 स्थान पे काट सकता है, 9 नहीं होगा, 8 ही होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का 73 का ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसमें 74 नंबर 74 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस स्पीड वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है बोट एंड स्ट्रीम के हिसाब से कि एक व्यक्ति धारा के उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के विपरीत धारा के प्रवाह के किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। आधा समय तभी लगेगा जब स्पीड दुगना होगा। समय और स्पीड में उल्टा रिलेशन होता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कहीं जाने में अगर 1 घंटा लगता है और कहीं दूसरी जगह जाने में आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा तब लगेगा जब आपकी स्पीड दुगनी होगी। बात समझ में आ रही है। टाइम मतलब टाइम और स्पीड में उल्टा रिलेशन होता है, तो हमें स्पीड पर यहाँ काम करना है। तो देखिए यहाँ पर शांत जल में नाव की स्पीड x और धारा के स्पीड को हम y मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये धारा के अनुकूल होगा तो प्लस, धारा के विपरीत होगा तो माइनस वाला करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि धारा के उल्टी दिशा जाने की अपेक्षा जो धारा के प्रवाह में आधा समय लगता है, यानी स्पीड दुगना होगा इसका, ठीक है। तो अगर इसका स्पीड m है तो इसका स्पीड 2m हो जाएगा, क्योंकि आधा समय लगता है। बात समझ में आ रही है। तो अब बोलता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है। तो देखिए नाव की चाल, दोनों को अगर प्लस कर दें तो x का वैल्यू होगा दोनों को प्लस करके बाई 2, यानी कि 2m प्लस m बाई 2, यानी कि हो जाएगा 3m बाई 2। और y जब निकालें तो माइनस कर लेंगे, यानी 2m में से m को माइनस कर लेंगे। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और बाई 2 यानी ये हो जाएगा m बाई 2। तो अब कह रहा है कि x और y का अनुपात क्या है। x और y का अनुपात, देखिए x और y का अनुपात क्या हो जाएगा। x और y का अनुपात हो जाएगा 3m बाई 2, और m बाई 2, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, यानी कि ये हो जाएगा 3:1, 3:1, यानी इसका ऑप्शन डी 3:1, ऑप्शन डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि आगे जो आने वाला यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है या बिहार पीसीएस का, वहां भी मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस के रूप में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और आगे जब ये एग्जामिनेशन हो जाएगा ना यूपी पीसीएस का, इसका भी हम लोग सीसेट का डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृत संख्याओं के ऐसे युग्म जिसके वर्गों का अंतर 63 है। वर्गों का अंतर, मान लीजिए ये x है और y दो संख्या है, उसके वर्गों का अंतर, दोनों को वर्ग कर दिया, उसका अंतर जो है वो 63 है। तो अब बोलता है कि इसके सभी कितने युग्म हैं, मतलब पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 63 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, दो संख्या के प्रोडक्ट के रूप में। देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 63 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 7, इसको लिख सकते हैं फिर 3 मल्टीप्लाई 21। इसके बाद और कहीं संख्या लिख सकते हैं क्या, कि इसके बाद 1 गुना 63, 3 गुना 21, 21 से 63, 9 गुना 7, ठीक है 9 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से कितना भी करेंगे, 3 3 9 7 21, अब ये कंप्लीट है, नहीं बनेगा। तो ऐसा कितने पेयर हुआ, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो इसका टोटल कितने युग्म बनेगा, 3 युग्म बनेगा। मतलब ऑप्शन ए 75 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बनाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा काम करवाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि 4 संख्याएं हैं और अंश और हर सब में 5 को प्लस कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से एक के मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा। सबसे कम परिवर्तन किसमें होगा ये ध्यान देना है। देखिए जैसे 2.3 इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.6। अगर हम दोनों में 5 ऐड कर दें, ऊपर भी 5 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7, नीचे भी ऐड कर दें 5 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 8 यदि 64, फिर उसके बाद आ जाएगा 6, 8 7 56, तो परिवर्तन कितना हो गया ये 0.21। एक तरह से 0.21 यानी 21 का एक तरह से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये पहला वाला हुआ, इसी तरह से बनाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेटिव होते हैं। अगला वाला है 3.4, इसका वैल्यू होगा 0.75, ठीक है। ये कुछ चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। अगर दोनों में 5 जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 9। अब डिवाइड कीजिए 0.8, 9 8 72, हाँ 9 8 72, तो कितने बढ़ गए 0.13, 0.13 ये बढ़ रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है 4/5, तो 4/5 का वैल्यू होता है 0.80। इसमें दोनों में 5 जोड़ दे, 5 अगर उसमें ऊपर ऐड करें तो 9 और नीचे हो जाएगा 10, तो 0.90। कितने का बढ़ा ये 0.10, ठीक है 0.10। अब अगर आ रहा है चौथा 5/9, 5/6, 5/6 का मान क्या होगा 0.68 हो जाएगा, फिर 2 6 3 18, ठीक है 6 48 हो गया, 2 6 3 18। अब दोनों में 5 ऐड कर दें तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे होगा 11, ठीक है। अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसमें तो 11 और 11 9 99, 9 हो गया। फिर उसके बाद एक शेषफल बचता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये लगभग एक तरह से 0.90 के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ 0.70, ठीक है। तो अब देखिए कि किस किस के बीच में यहाँ पर रिलेशन जो है 70 नहीं 07, दोनों के बीच में 07 और यहाँ पर 010, मतलब डिसिमल को अगर भूल जाइए तो ये 10 है, ये 7 है, उसके बाद ये 13 है, ये 21 है। तो सबसे ज्यादा सबसे कम किस में अंतर हुआ, तो अंतिम वाले में यानी कि 5/6 वाले में, तो 5/6 यानी ऑप्शन डी वाले में। तो 76 का यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 77 पर। इसमें बोलता है कि n जो है वो 3 से बड़ी है, ठीक है, 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, यानी n जो है वो 3 से बड़ी कोई संख्या है, 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, यही क्वेश्चन बोला है। तो अब इसमें देखिए कि कैसे बना सकते हैं कि n क्या हो सकता है। बहुत सारे संख्या ले सकते हैं कि 3 से विभाज्य है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर 3 से विभाज्य है, तो 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 से बोल रहा है कि विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्य 9 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए 9, ये 3 से विभाज्य है, 3 3 9, लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, तो n हम यहाँ पर 9 ले सकते हैं। और भी कोई संख्या ले सकते हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। तो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संख्या है, तो 2n का मतलब 18, क्या यह 4 से विभाज्य है?
क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा संख्या 4 से विभाज्य, 18 4 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन ए गलत। 3n का मतलब 27, ये 4 से विभाज्य कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 4n + 2, 2n + 4, 2n + 4 का मतलब होता है 2n + 4 का मतलब कि यहाँ पर n 9 दूना 18 + 4 यानी 22, 22 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अब बच रहा है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन 3n + 1, यहाँ बच रहा है 3n + 1। अब यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ 9 रखिए तो 9 × 27 + 1 यानी ये हो जाएगा 28। 28 में अगर हम 4 से विभाज्य करें तो यह हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी 77 का ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 का ऑप्शन डी, 77 का ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बच रहा है 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या है। 78 में बोला है 1 लीटर का भार जो है वो 1 kg है। 1 लीटर का भार जो है वो 1 kg, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 kg को अगर ग्राम में चेंज करें तो ये होता है 1000 ग्राम, 1000 से 1000 कट गया यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, आगे बोल रहा है कि मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा, तो जब इसे मिलीमीटर में चेंज करें तो यह 1000 लिख लेंगे और सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मिलीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बराबर 1 ग्राम। अब बोल रहा है 0.1 ग्राम, अगर दोनों तरफ अगर 10 से डिवाइड कर लें तो ये 100 मिलीमीटर क्यूब, और इसको 10 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 0.1 ग्राम। तो बोल रहा है 0.1 ग्राम में कितना क्यूबिक मिलीमीटर होगा, तो 100 हो जाएगा, सीधा लॉजिक, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर क्वेश्चन है ये। अब चलिए 79 पे आते हैं। 79 अब बोल रहा है कि एक पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार है 40 kg। एक बर्तन है जिसका भार कितना है, पानी से भरा हुआ है 40। अब बोल रहा है 1/3 भरा हुआ है तो उसका जो भार है वो है 20 kg। 1/3 मतलब ऐसे भरा हुआ था तो इसका 40 था, और 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार हो गया अब 20 kg, मतलब 1/3 का भार हो गया 20 kg। तो जो इसमें से खाली हुआ है वो 3 में से 1 भाग अभी है, तो इसका मतलब 3 में से 2 भाग खाली हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2/3 भाग खाली हो गया, और 40 किलो के बदले बचा अब 20 किलो, यानी 20 किलो खाली हो चुका है। तो 3 का वैल्यू यहाँ पर 2 का वैल्यू 20 है तो कट गया तो 10, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 30, यानी टोटल इसमें 30 kg पानी होगा। 30 kg क्या होगा, पानी होगा, और टोटल भार बोल रहा है 40 kg। इसका मतलब बर्तन का भार कितना होगा, 40 में से 30 माइनस कर देंगे यानी कि 10 kg। 10 kg भार होगा, यानी 79 का ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर, 79 का ऑप्शन ए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में करवाया था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो इसकी गहराई है ये 4.5 मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करें तो। अब ये बोल रहा है कि एक मेढक है जो 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है। तो सही मायने में 30 सेंटीमीटर जाता है और 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ जाता है, यानी एक बार में यह 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाता है। आ रहा समझ में। अब बोल रहा है बाहर आने में मेढक को कुल कितना फुदकना यानी कितने जंप्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि 450 में से पहली बार कितना कूदना पड़ता है उसको, 30 सेंटीमीटर। तो इसमें से 30 माइनस कर लीजिए, 450 में से 30 माइनस कर लीजिए यानी कि 420, और ये लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब 30 सेंटीमीटर लास्ट अटेम्प्ट में कूदेगा, फिर उसके बाद वो फिसलेगा नहीं। ठीक है, तो 420 में अब हम लोग क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि चढ़ा और फिर वापस आया तो यानी एक बार में 15 ही तो चढ़ा, तो 15 से डिवाइड करेंगे 420 में, तो 15 दूना 30 और 15 अठे 120, मतलब कि 28 बार में क्या करता है 420 मीटर वो चढ़ जाता है। और जब 29वीं बार वो चढ़ता है तो 420 में अगर 30 प्लस कर दे यहाँ पर तो 450 वो
चढ़ जाता है, लेकिन जब 450 चढ़ गया तो वो फिर गिरेगा नहीं क्योंकि वो चढ़ चुका है। तो यानी कि 28 के बाद एक 29वें अटेम्प्ट में यानी 29th अटेम्प्ट में वह पूरी तरह से चढ़ जाता है, वो फिसलेगा नहीं। तो इसका 80 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी बी ऑप्शन में ये चढ़ जाएगा। 80 का आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरह से आज हम लोग सीसेट जो पेपर जीएस पेपर 2 था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी के द्वारा लिया गया 4 अक्टूबर 2020 को, उसके रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसका मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो लिंक नीचे दिया गया है। तो जरूर आप मेरे वीडियो का उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलेगा आने वाले कुछ वीडियोस का। जैसे यूपी पीसीएस के लिए भी हम लोग एक तरह से जो उसका क्वेश्चन आएगा उसका भी डिस्कस कर लेंगे, उस पर समझ में आपको आएगा। और ये क्वेश्चन सब जरूर देख लीजिए, यूपी पीसीएस में आपको ये मदद करेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।